एक बड़ी वजह ये है कि ईरान पाकिस्तान से जाना आसान है और सस्ता है, चीप है हमारे लिए ट्रैवल करना। तो मेरे जहन में था, लेकिन ना प्लान अब वो मैं शराद पहुंचा। अब शराद की बाउंड्री पे मैं एंटर हुआ ना, तो मुझे कहता शराद आगे उतर जा इधर ही। अच्छा, मतलब जिस तरह वो लाहौर एंटर हुए ना, तो वो आपको उतार दे, वो टर्मिनल पे उतार, टोल प्लाजा पे उतार दे कि ये लाहौर आ गया। और खाना तो ना उनका खाना हमें पसंद आता ही नहीं। हम जो बरसगीर के जो रहने वाले हैं ना, इनको इनकी पसंद एक ही है, ज्यादा मसाले, ज्यादा मिर्चें, मसाला भी एक, हाँ तीखा सा, एक मसाले में 10-10 मसाले एक सालन के अंदर आपने बंदा। मुझे क्या पता कि यहाँ कैबिन का क्या सिस्टम, मैं भी उसके पीछे आ गया। अच्छा, मैं बैठ गया, वो ट्रेन चल गई, 1 स्टॉप गुजरा, 2 स्टॉप गुजरा, 3। अब मैं देखूं यार, मेरे इधर भी लड़कियां बैठी, इधर भी औरतें बैठी, कोई खड़ी हैं औरतें, मैं अकेला मर्द बैठा हूँ और चक्कर कोई नहीं है, मैं बैठा हूँ। तो मैंने देखा बड़ा awkward सा फील होता है ना, अचानक मैं पता नहीं क्या, पता नहीं मर्द ही नहीं है शहर के अंदर है। अच्छा, मैंने अचानक इधर देखा, मैंने ऐसे में अपना तो मेरा नाम आमिर है और मैं आज का होस्ट हूँ और मैं आज आपको बताऊंगा, हारिस का इंटरव्यू लूँगा। हारिस ने अभी रिसेंटली ईरान का सफ़र किया, आप सबने उनके व्लॉग्स देखे होंगे। तो हारिस से मैं पूछूंगा कि किस तरह उनका माइंड बना है, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, उनकी जर्नी के बारे में उनसे पूछते हैं, क्या उसमें उन्होंने नया एक्सप्लोर किया, क्या नया सीखा है। तो आइए उनसे शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सबसे पहले तो आप हमें बताएं कि किस तरह आपका माइंड बना है कि आपने ईरान जाना है। अच्छा, ईरान का जो सफ़र का जो सोचना, ये भी एक बड़ा मतलब मुश्किल होता है कि यार, क्योंकि जो हमने देखा ना ईरान के बारे में कि यार ईरान ख़तरनाक है और बाय रोड जाना सेफ़ नहीं है लोगों के लिए, पाकिस्तान से लोग लूट लेते हैं। तो मेरा प्लान था पिछले 1 साल से कि चलो यार ईरान जाना, क्योंकि ईरान जाने की एक बड़ी वजह ये है कि ईरान पाकिस्तान से जाना आसान है और सस्ता है, चीप है हमारे लिए ट्रैवल करना। तो मेरे जहन में था, लेकिन ना प्लान बन नहीं रहा था। मैं अपने दोस्तों को बोल रहा था कि यार इकट्ठे चलते हैं, क्योंकि अकेले सफ़र करना बाय रोड वो ना बंदे को खतरा होता है बंदे को, और लोग भी कहते हैं ठीक है, तो वैसे भी एग्जॉस्ट जर्नी होती है, हाँ, और बंदा परेशान होता है कि यार पता नहीं सफ़र में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं एक दिन अचानक बैठा हुआ था, क्योंकि 5-6 महीने हो गए थे मैंने ना सफ़र नहीं किया था, मतलब दूसरे मुल्क का, क्योंकि पिछले 1 साल में 2 मुल्कों का कर लिया था। तो फिर बंदे को होता है कि यार आगे से आगे जाना है, क्योंकि पीछे तो नहीं कोई जाना चाहता, अपनी जर्नी में इंसान आगे ही बढ़ना चाहता है। तो मेरे जेल में था, तो मैं अचानक चाय पी रहा, मैंने देखा यार सफ़र, वो ना उस दिन मौसम बहुत ज़बरदस्त था। अच्छा, चाय पीते पीते? हाँ, चाय पी रहा था, तो मौसम बहुत ज़बरदस्त था, और वैसा ही सेम मौसम ना मैंने दुबई के अंदर मतलब महसूस किया था। अच्छा। तो मुझे वही वाली ट्रिगर मिला? हाँ, ट्रिगर मिला, कुछ अल्लाह की तरफ से बंदे के दिमाग में चाय। तो मैंने कहा कि यार मैंने ईरान जाना है। मैंने जाके घर वालों को कहा, अपनी वालदा को कहा कि मैंने ना ईरान जाना है, मतलब बता दिया वालदा को, ठीक है ना। तो वो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो फिर मैंने उधर से फिर प्लानिंग स्टार्ट कर दी, और फिर मैंने वीज़ा तकरीबन 2 दिन बाद ना वीज़े का प्रोसेस करके वीज़ा मैंने अप्लाई कर दिया, और फिर मेरा 1 दिन बाद वीज़ा आ गया, और फिर उसके 2-3 दिन बाद मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। अच्छा, तो आप हमें बताएं कि आपके जो टोटल जो जर्नी थी, ये वीज़े से लेके आपने वहाँ पे कितने दिन काम किया था? 18 दिन तकरीबन। 18 दिन आपने वहाँ पे काम किया। तो इस सारे प्रोसीजर में आपका कितना खर्चा हुआ था लगभग पाकिस्तानी रुपीज़ में? यार मैंने सारा ना मतलब इस तरह के कैलकुलेट नहीं किया कि मतलब टोटल कितना, हाँ मतलब लगा लो 1 लाख तक। 1 लाख तक? हाँ, मतलब 19-20 दिनों के अंदर। और अगर आप मतलब अगर हो ना 2 लोग और आप अपना खर्चा कम रखो तो वो आपका मतलब ना 60,000 तक भी बातचीत हो सकती है, ईरान से आना जाना हो सकता है। तो अभी जब आप यहाँ से निकले हैं, फिर फैसलाबाद से जब निकले हैं, तो उसके बाद आप कराची गए हैं? मैं बताता हूँ। अच्छा, जब मेरा जो वीज़ा था ना, वीज़ा मैंने अप्लाई किया, वीज़े की जो फ़ीस थी वो तकरीबन थी 5500 रुपया। अच्छा, ठीक है, 5500 वीज़े की फ़ीस थी, और 2000 रुपये की उसके अंदर इंश्योरेंस होती है, तकरीबन 7500 रुपये। जैसे फैसलाबाद है, फैसलाबाद के अंदर ना ईरान का कॉन्सुलेट नहीं है, लाहौर के अंदर है, तो आपको दूसरे शहर से आना पड़ता है। तो वो भी आपने ट्रैवल एक्सपेंस बीच में ही ऐड करने हैं, मतलब आप अगर आप 2000-3000 उसका डालें तो 5-6 हज़ार वो। तो आपको जो एक है ना नॉर्मल वीज़ा, जो ज़ियारती वीज़ा मुसलमानों के लिए, वो तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये का पाकिस्तान से बन जाता है। पाकिस्तानी नॉन मुस्लिम जाना चाह रहा हो, हाँ, वो उसको टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ता है, और टूरिस्ट वीज़ा की जो फ़ीस है ना वो मेरे ख्याल 10,000 है, शायद 10,200 है। तो बाकी वो ऐड करके हाँ, मेरा ज़्यादा है, क्योंकि मुसलमानों के लिए ना वो ईरान ने ये रखा हुआ है। तो मेरा वीज़ा आया, वीज़ा के बाद जो मैंने फिर अपना सफ़र आगाज़ किया फैसलाबाद से कराची के लिए। पहले फैसलाबाद से मैं गया हूँ कराची, तकरीबन 12 घंटे का सफ़र था। बाई ट्रेन या बाई बस? तो वो 5500 रुपये की ना उसकी टिकट थी। ठीक है। तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ कराची, और बस रास्ते में ख़राब हो गई, इसकी वजह से ना 5 घंटे का दुरानिया बढ़ गया, तो 5 घंटा मैं रास्ते में गुजारने पड़े। तो वो तकरीबन मैं 1-2 बजे कराची पहुँच गया। आज 4 बजे चला हूँ, कल 1-2 बजे कराची पहुँच गया हूँ। तो वहाँ से फिर 1 घंटे का सफ़र है, एक उनका टर्मिनल है जहाँ से गवादर के लिए ना, बॉर्डर के लिए, ईरान बॉर्डर के लिए बसेस जाती हैं। ठीक है। तो मैं वो उस पर गया वहाँ पे, वो तकरीबन ना अगर आपका 1000 रुपया लेते हैं टैक्सी वाले, और सेफ भी यही रहता है कि आप टैक्सी ही हायर करो या आप ऊबर करो, ऊबर या इनड्राइव जो भी है।
वो करो, वैसे किसी से बाइक पे लिफ्ट, मतलब बाइक वाले भी होते हैं कि यार बाइक पे वो अनसेफ होता है, तो वो आपने अपना बड़ा ख्याल कर करके, क्योंकि ना कराची के अंदर किडनैपिंग वगैरह भी बहुत होती है, बिल्कुल। तो वो तकरीबन 1000 रुपये आपका लग जाता है कि जहाँ पे आपको बसेस ड्रॉप करती है ना, वहाँ से वो जो अड्डा है उसको कहते हैं यूसुफ कोट, मेरे हाँ यूसुफ कोट ही नाम है, तो वो 1000 रुपये लग जाता है, वो तकरीबन ना 30-35 मिनट का फासला है। ठीक है। तो मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ से मैंने ग्वादर की पहले ही बुक की हुई थी बस की ना, बॉर्डर के लिए बुक की हुई थी, तो मैंने जाकर उससे टिकट खरीदी, वो टिकट तकरीबन 3000 रुपये की टिकट थी। अभी ग्वादर से आपने कहाँ पे जाना था? जो कराची से ना, कराची से बॉर्डर पे उतारती है, ईरान बॉर्डर ठीक है। पे, वो ग्वादर ही उसको कहते हैं, लेकिन वो उस बॉर्डर का नाम रमदान बॉर्डर उसका नाम है, तो वो बसेज ना डायरेक्ट आपको बॉर्डर पे ड्रॉप करती हैं। वो सिर्फ एक बस या उनकी नाम भूल गया, मैं लिख दूंगा, उनकी एक कोच ही सिर्फ जाती है जो बॉर्डर पे उतारती, बाकी कोई डायरेक्ट नहीं जाती। वो 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे टाइम जाता है। ठीक। तो वैसे कंसीडर ये करना चाहिए किसी को भी कि अगर आप लें ना तो 4-5 बजे की लें, ताकि आपको सुबह 4-5 बजे वहाँ पे ड्रॉप करे, और फिर वहाँ से आपको 3-4 घंटे के बाद ना 8 बजे तकरीबन आप बॉर्डर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। सही सही। अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ से जो कागजी कार्रवाई वगैरह होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो ईरान की बॉर्डर पे होते हैं? नहीं, वो पहले होते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे, आपको इमिग्रेशन वाले ना वहाँ क्लियर करते हैं, और वो बहुत परेशानी है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे वो एफसी वाले होते हैं? नहीं, वो पहले FIA वाले होते हैं, और फिर उसके बाद FC वाले आगे होते हैं, वो जो रजिस्टर करते हैं। वो इतना परेशान नहीं करता, जो FIA वाले होते हैं ना वो ज़रा परेशान करते हैं, क्योंकि ये ज़ियारती वीज़ा जो पाकिस्तान से जो लोग जा रहे हैं ना, जवान जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो वहाँ पे जाके करते हैं, डंकियाँ लगाते हैं। ठीक ठीक। बहुत सारे लोग इलीगल भी जाते हैं, लीगल भी जाते हैं, तो वो डंकियाँ के लिए जाते हैं। तो वो उसकी वजह से ना, तो जब देखें ना, वो ईरान ने क्रॉस किया, वो कुछ लोग जाते हैं आगे तुर्की, कुछ जाते हैं इराक। तो वो जब ईरान में पकड़े जाते हैं, वो वापस ईरान भेजते हैं, तो पाकिस्तान का इमेज उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा बहुत ख़राब होता है, और लोगों ने जाना भी अपने रोज़ी रोटी के लिए ना, लोग कहते हैं कि अच्छे मुल्क में जाएं, कुछ कमाएं। तो उसकी वजह से FIA वालों को पता था जो ज़ियारती वीज़े पे आ रहा है ना, और पहली दफ़ा ईरान जा रहा है, तो उसका उनको यही होता है कि यार ये ना डंकी लगाने ही जा रहा है। तो वो उसको बार बार परेशान करते हैं कि तुमने आना नहीं है, तुम्हें नहीं जाना, तुम बताओ क्यों जा रहे हो, वहाँ बुकिंग है कि नहीं, किस काम के लिए, बहुत सवाल करते हैं। अव्वल तो वो आपको 2-3 घंटे ना तंग करते हैं, खड़ा रखते हैं। अच्छा। तो वो फिर कुछ निज़ाम चलाते हैं वहाँ पे अपना अजीब तरह का पैसे शैसों वाला, तो फिर वो फिर जाने देते हैं। तो बहरहाल मुझे भी उन्होंने 1-2 घंटे ना खड़े रखा कि यार आप ज़ियारती वाले लोग खड़े रहो। आप उस वक्त कितने पाकिस्तानी थे जो ईरान जा रहे थे, ज़ियारत वाले? वो ज़ियारत वाले 25-30 लोग होंगे उस दिन, कम लोग थे उस दिन, 25-30 शायद 40 लोग होंगे, ज़्यादा ही लोग, काफ़ी लोग थे। ठीक है। जो होता है ना ग्रुप वाले, तो 20-25 लोग, वो वाले ज़्यादा लोग होते हैं। वो ग्रुप 7-8 ग्रुप एक टाइम पे आपको मिल जाता है। जो अकेले लोग जा रहे हैं ना, वो मतलब उस दिन 35-40 लोग थे। ठीक है। फिर वहाँ पे वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। अगर आप FIA के अंदर चले जाएं, फिर वो आप पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, वीज़ा कहाँ से लिया, ये 2-3 सवाल पूछते हैं। फिर आपकी एग्जिट की स्टैंप लगा देते हैं, आगे आप जाते हैं, फिर वो FC वाले अपनी रजिस्टर करते हैं। फिर उसके बाद जब आप बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं ईरान की तरफ, बहुत आसानी है। अच्छा। आप बॉर्डर क्रॉस करते हो ना, तो साथ ही वो आपके एंट्री की स्टैंप लगाते हैं, और आप मतलब बॉर्डर आप ईरान एंटर हो जाते हो। तो चलें, अभी आप ईरान एंटर हो चुके हैं। हाँ, ईरान आप एंटर हो चुके हैं, तो उसके बाद फिर आपने कहाँ पे जाना था? आपने तेहरान जाना था जो उनका दारुल हुकूमत है, या कहीं और आपने स्टे की है? प्ले कर दे। अच्छा, तो अभी आप ईरान जब पहुँच गए हैं, तो उसके बाद आपने फिर कहाँ जाने का प्लान किया है, तो वो उसके बारे में ज़रा बताइएगा। जब ईरान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना, तो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद ना 1 घंटे की दूरी पे ना पहला उनका शहर है चाबहार, अच्छा। रमदान बॉर्डर वाली साइड से। तो फिर सबसे पहले आप टैक्सी लेके वहाँ पे जाते हैं। वो तकरीबन 1000-1500 रुपये, वहाँ जितना आपके साथ बहस करेंसी एक्सचेंज कहाँ पे करवाई थी आपने? करेंसी मैंने ना अपने पाकिस्तान के बॉर्डर पे, वहाँ पे दुकान वाले हैं, उनसे रेट मिल गया। पहले उसमें बात ये है कि वो मैंने पहले एक दुकानदार से रेट लिया, वो कहता है आपको मिलेगा 130 रुपये रेट, पाकिस्तानी 1 रुपया, और उधर उनका 130। वहाँ पे रियाल होते हैं ना? हाँ, रियाल होते हैं। उनकी 2 करेंसी चलती हैं, रियाल होते हैं, लेकिन साथ वो उसको वो कहते हैं तुमान। तो मैंने उससे लिया रेट, उसने कहा 130 रुपये। तो मैंने कहा यार 130 तो बहुत कम है। मैंने कहा अच्छा चल अगले से पूछता हूँ। अगले के पास गया, उसने कहा यार मैं आपको 155 रेट दूंगा। ये डिफरेंट रेट क्यों थे? वो बस ठगते हैं ना लोगों को कि बस जितने कम से कम हमें करने पड़े, तो ये चक्कर था। वहाँ से मैंने करेंसी एक्सचेंज करवाई, तो तकरीबन 5-6 हज़ार मैंने वहाँ से एक्सचेंज कराया। बाकी मेरे पास डॉलर थे, मैंने कहा डॉलर का वहाँ पे ना रेट आपको अच्छा मिल जाता है। तो पहला शहर चाबहार था, तो चाबहार में चला गया, टैक्सी करवाई, साथ मेरे 2-3 दोस्त थे। मुझे वहाँ पे ना एक बंदा बहुत वहाँ का अच्छा मिल गया था, वो स्टूडेंट था ईरान के अंदर। अच्छा। तो वो मुझे साथ मिल गया था। उसने कहा कि यार परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ बॉर्डर पे तंग करते हैं, आप एट द एंड आपको जाने ही देंगे। तो वो फिर 1-2 घंटे वो साथ था, फिर उसने टैक्सी कराई, उसका एक जाने वाला था, तो हमें ना 1000 रुपये के अंदर टैक्सी सस्ती मिल गई। ठीक है। तो फिर पहले हम चले गए चाबहार से मेरा प्लान ये था कि मैं वहाँ से पहले शहर में जाऊँगा शिराज में। शिराज उनका बड़ा शहर है और काफ़ी मशहूर शहर है, बहुत घूमने वाली जगह है। अच्छा। लेकिन हुआ ये कि मैं जब चाबहार पहुँचा तो उन्होंने कहा शिराज के लिए यहाँ बस कोई नहीं जा रही।
उन्होंने कहा केरमान के लिए चले जाओ, तो केरमान से फिर आगे। अब मेरा केरमान का प्लान नहीं था केरमान जाने का, फिर मैंने वहाँ से केरमान की बात, फिर केरमान गए वहाँ? हाँ वहाँ से मैं केरमान गया। केरमान का तकरीबन था शाम को मैं 4 बजे चला हूँ ना, तो सुबह फजर टाइम मेरे ख्याल वहाँ मैं पहुँचा हूँ। फजर टाइम पे नहीं, 7 बजे पहुँचा हूँ केरमान के अंदर। तो वहाँ पे फिर स्टे वगैरह के किस तरह किया, क्योंकि आपका तो प्लान नहीं था वहाँ पे? हाँ पहले दिन का प्लान नहीं था, तो मैं सुबह तकरीबन पहुँच गया ना 7 बजे। हाँ। तो 7 बजे पहुँचने के बाद मुझे पता था कि मेरे पास शाम तक, रात तक टाइम ही टाइम है, यहाँ रात रुकना है कि नहीं रुकना। वहाँ मुझे एक ईरानी मेरे दोस्तों ने मुझे ना मिले थे मुझे ऑनलाइन, तो उन्होंने मुझे किया था कि आप, मैं केरमान के अंदर, तो मेरे केरमान मेरे से मिल के जाना। मैंने केरमान देखा, केरमान ना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो कुछ कुछ जगह जो मशहूर है ना वो आप 5-6 घंटे के अंदर ना घूम सकते हैं। तो मैंने इस तरह किया कि मैंने वहाँ से ना फिर वो उनकी जो मशहूर जगह थी ना वहाँ चला गया मैं। तकरीबन 5 घंटे लगे, वहाँ 4-5 घंटे के अंदर मैंने वो जगह घूमी केरमान की। फिर वो ईरानी दोस्तों के पास चला गया। ईरानी दोस्तों के साथ मैंने कोई 4-5 घंटे के साथ गपशप लगाई, कॉफ़ी वगैरह उनके साथ पी। मैंने रात की भी टिकट ली थी शिराज की ना, क्योंकि मेरा बेसिक प्लान ये था कि यार जब मैंने अगर दूसरे शहर जाना तो मैंने टिकट लेनी है रात की, ताकि रात को मैं ट्रैवल करूँ, मैं सुबह पहुँच जाऊँ, मेरी रात बच जाएगी। रात में कहीं स्टे नहीं करना पड़ेगा, फिर बस के अंदर बंदा सोता भी जाता है। एक आपका टाइम भी बचत हो जाती है, आपके पैसों की बचत भी हो जाती है, और आप अगली जगह पहुँच जाते हो, आपका पूरा दिन होता है। फिर वहाँ से मैं सारा केरमान वगैरह घूम के ना तो शिराज के लिए फिर चला गया। तो केरमान के जो मेरा बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा इस बात का आया कि वहाँ मुझे एक बंदा मिला। मैंने ऊबर कराई, मतलब जैसे यहाँ ऊबर होती है तो वहाँ होती है स्नैप। मैंने एक जगह से दूसरी जगह कराने के लिए स्नैप ली, तो उन्होंने, वो लड़के ने ना मेरे से पैसे नहीं लिए। अच्छा। उसने कहा आप पाकिस्तान से है तो आप हमारे मेहमान, आपसे पैसे नहीं लेंगे। फिर 5-6 घंटे वो उनके दोस्तों के साथ गपशप मेरी केरमान के अंदर लगती थी, तो मेरा बड़ा अच्छा ना टाइम वहाँ गुजरा, जो मैंने कंसीडर नहीं किया था कि इस तरह का टाइम गुजरे, क्योंकि प्लान में था ही नहीं केरमान। और आप दूसरे मुल्क जाते हो तो वो आपके लिए हर चीज़ ही एक नई होती है, ना लोग जानते हैं, नई जगह होती है, तो वैसे भी होते। लेकिन एक चीज़ महसूस की कि वहाँ जब आप एंटर हो जाते हो ना तो वो बहुत महफूज है ईरान। मतलब हाँ, पुलिस बहुत क्विक सर्विस देती है, लोग आए तो बस थोड़ा आपने अपने क्राइम रेट वहाँ पे, हाँ क्राइम रेट कम है, लेकिन ये कि स्नैचिंग होती है, मोबाइल स्नैचिंग होती है, लेकिन अगर आपने मोबाइल हल्का पकड़ा तो ले जाएंगे भाग के। लेकिन वैसे आप हर जगह कैमरे वगैरह लगे हैं। तो अभी आप फिर शिराज पहुँच गए हैं? हाँ रात को सफर में, रात को आप शिराज पहुँच गए, तो उसके बाद आगे आपने क्या प्लान किया है, वहाँ से कहाँ जाना है, उधर शिराज में क्या क्या देखा है आपने? यार शिराज बहुत बड़ा शहर है। अच्छा। मतलब वहाँ पे ना जितने भी ईरान के जो शहर है ना वो तकरीबन वो ना पहाड़ों के अंदर है, मतलब जिसमें वैलियाँ नहीं होती, साइडों पे पहाड़ है। और बाकी ये सरसब्ज़ तो नहीं है ना, इस तरह जिस बलूचिस्तान टाइप का एरिया, इस तरह का दरमियाना खुश्क भी है और सरसब्ज़ भी है। शिराज कैसा इलाका था? शिराज बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन शिराज से ना एक दूर पे एक वहाँ पे है तख्त जमशेद, वो तकरीबन हज़ारों साल पुराने है, वो ना किला है, पर्सपोलिस उसको कहते हैं। तो मेरा प्लान ये था कि जब शिराज पहुँचूंगा, शिराज में सुबह 8 बजे पहुँच गया, तो मेरा प्लान ये था कि शिराज से आगे अब जब मैं जाऊँगा ना तो पहले मैं वहाँ जाऊँगा पर्सपोलिस, वहाँ से वापस आऊँगा तो फिर रात का स्टे करूँगा, क्योंकि वहाँ पे 7-8 घंटे आपको घूमते फिरते ना लग जाते हैं, जाना भी आपने आना भी। तो मैं शिराज पहुँचते ही ना सबसे पहले पर्सपोलिस के लिए गया। अब शिराज पहुँच कर ये होता है कि यार वहाँ पे आपने टैक्सियाँ लेनी होती हैं वहाँ जाने के लिए, तो टैक्सी वाले जो होते हैं ना, अगर एक जगह किराया 1000 रुपये है ना, वो आपसे 2000 रुपये मांगेंगे। अच्छा? टैक्सी वाले बहुत होशियार है। यहाँ पे वो इनकी ऊबर वाली सर्विस नहीं होती? ऊबर वाली सर्विस है, लेकिन वो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, लेकिन मोस्टली मिल जाती है। तो पहले वो करीब टैक्सी वाले होते हैं ना, तो उनसे बंदा पूछ लेता है कि यार रेट क्या, वो अगर 1000 रुपये पैसे है ना तो एक जगह को 2000 मांगेंगे। और अगर आप उनसे बात फिक्स नहीं ना करोगे कि यार मैंने जाना है यहाँ से, मतलब ये बैठ जाओगे, हाँ बैठ जाओगे, तो वो वहाँ जाके कहेंगे हमें ज़्यादा पैसे। तो वो आपने मकसद पे अपने पहुँचने टाइम पे पूरे आंसर डिस्कस करना है कि मैंने पूरी बात मुकम्मल करके, उनकी आपको ज़बान समझ आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन आपने जितना है ना पूरी पक्की बात कर लेनी है आपने उनसे। मैंने वहाँ से लेकिन स्नैप करवाई, क्योंकि उसके ऊपर 2000 मतलब वो मांग रहा था, तो स्नैप पे मुझे उसने मांगे थे 1 लाख, तो मतलब तकरीबन पाकिस्तानी 700-800 रुपये वहाँ जाने का एक साइड का। तो वहाँ मैं पर्सपोलिस पहुँच गया, तो पर्सपोलिस पहुँचने के बाद उसको मैं घूमा वगैरह, मतलब उसको देखा, वो बहुत कदीमी जगह, वो एक हाँ बहुत कदीमी जगह है। रिलीजियस है वो, उनके लिए रिलीजियस है, क्योंकि वो वहाँ के ना फारसी बादशाह की जगह थी। अच्छा। तो लेकिन उसका बाद ये वो ना यार इतने अपने ये प्लाजे हैं ना बड़े बड़े, इतने उन्होंने ना पिलर स्टार्ट किए थे हज़ारों साल पहले। वो पिलर उन्होंने पत्थरों के समझ नहीं है उन्होंने कैसे बनाए थे उस दौर के अंदर। हाँ बहुत बड़ा वो किला था। लेकिन वहाँ के जो था ना अपना अलेक्जेंडर द ग्रेट, द सिकंदर आजम की उनके साथ फारसी उसको पसंद नहीं थे उनके बादशाह, तो सिकंदर आजम ने वो पूरे किले को आग लगा दी थी। पूरा किला उसने तबाह कर दिया था, उनका सोने वगैरह भी ना मतलब तकरीबन चोरी वगैरह करके ले गया था। तो वो किला बहुत हिस्टोरिकल है, बहुत खूबसूरत है। वो जितना पड़ा हुआ है ना वो सारा तबाह हुआ पड़ा है, वो खस्ता हालत में जिस तरह उन्होंने हाँ जितना बच गया वहाँ के बादशाह का सारा सिस्टम था। तो वो फिर मैंने एक दिन पहले दिन वो घूमा, फिर उसके बाद मैं रात को शिराज पहुँच गया। वहाँ से वापस मैंने सोचा ये था कि मैं ना हिच चेकिंग करके जाऊँगा। हिच चेकिंग ये कि आप लोगों से ना लिफ्ट वगैरह मांग के जाते हैं।
तो मैंने वहाँ से लोगों से लिफ्ट मांगी। वो बड़ा ना फनी हुआ, पहले तो मुझे कोई मिला नहीं, अच्छा। क्योंकि दाढ़ी मैंने रखी तो वो बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ईरानी, क्योंकि ईरानी हमसे ना बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मतलब जो जो पिछले खानदानी है ना, वो बहुत उनकी शक्ल मिलती है। अच्छा। कोई लिफ्ट ना मिली, एक बुजुर्गों के 3 बुजुर्गों की लिफ्ट मिली। अच्छा। उन्होंने कहा ले जाते हैं, वो उनकी अपनी ज़बानें बोलने में, अपनी ज़बान बोलने में समझ कुछ आए ना उनको मेरी आती ना मुझे उनकी आती। अच्छा। अच्छा, केरमान के अंदर ना एक बड़ा मज़ेदार वाक़या ये हुआ कि मैं ढूंढ रहा था कि यार उस जगह पे जाना है। वहाँ मुझे ना एक बंदा मिल गया, उसने कहा मैं तुझे लिफ्ट दे देता हूँ वहाँ तक जाने की ना, वो जिस जगह पे मैं जाना चाह रहा था, वो एक मस्जिद थी घूमने वाली, तो उसने मुझे लिफ्ट दिया। अब उसको मेरी ज़बान समझ आए, वो उसको मेरी, वो अपने चाह वहाँ जा, वो हंस रहा है, बातें कर रहा है कि यार मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है। वो कहता है आई डोंट नो इंग्लिश। ज़्यादातर लोग नहीं ना जैसे हमारे मुल्क में उर्दू वाले तो उसको भी इंग्लिश नहीं आती, मुझे उसकी ज़बान नहीं, वो बस फिर हंसे के वो ना बस वीडियो बनाता रहा। तो इसलिए मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। अब मेरे ज़हन में यही था कि मुझे ना लिफ्ट दे रहा है वहाँ तक। अब मैं जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुंचा, वो मुझे कहता पैसे। तो मैं कहा पैसे किस बात के बाबा? अच्छा, प्रैंक हो गया तो आपके साथ। तो वो कहता है यार पैसे। मैं कहा पैसे किस बात के? पैसों की बात हमारी हुई नहीं थी। कहता पैसे पूछे। मैं कहा पैसे पूछे कोई नहीं है, मैं गरीब हूँ। अच्छा। कहता ठीक है जा बाबू तेरे से जान चले। फिर मैंने आगे बंदे ढूंढे, मुझे बंदा कोई मिले ना वहाँ पे, क्योंकि यार होता है बहुत टाइम तक ना आपको रहना पड़ता है, रुक के रहना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। फिर वहाँ से मुझे टैक्सी वाला मिला। अब टैक्सी वाला भी वो टर्नैलबाज होते हैं, वो भी बोले हैं लूटने के चक्करों में। और टैक्सी वाला मुझे मिल गया, वो मुझे कहता है यहाँ से लूंगा मैं तो 1 लाख तुम। 1 लाख मैं 1.5 लाख मांग रहा था। मैंने कहा मैं 1.5 लाख बन जाते थे 1000 1200। तो मैंने कहा नहीं यार इतने नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, पैसे पूछे मतलब कम है। कहता है इस तरह करता हूँ मैं ना, शेयर टैक्सी होती है वहाँ पे ना, मतलब 4-5 लोग हाँ, तो तुम्हें कहा 20,000 तुमन। बाकी चल ठीक है 20,000 तुमन ठीक है, मैं पाकिस्तानी 100-150 रुपये शायद। तो उसके मेरी बात डिस्कस हो गई। अब वो बैठ गया, अब उसको बाकी 3 सवारियां ना मिले। वो के मुझे भूख लग रही है तो वो अकेला ही चल। मैं पागल। अब मुझे पता चल गया उसको भूख लगी है, वो डेस्परेट भी वहाँ जाए, क्योंकि वहाँ से ना जहाँ केरमान वो एक छोटा इलाका है, तो पार्सपोरस वो छोटा है, वहाँ से टैक्सी वालों को ज़्यादा सवारियाँ नहीं मिलती। शराज बड़ा शहर है, वो टूरिस्ट आ रहा है, टूरिस्ट जा रहा है, तो उनको ज़्यादा वहाँ। तो वो अब उसको था कि यार ये अकेला ही कहीं मांझे सवारियाँ उसको मिले ना, तो आधा पौना घंटा वो खड़ा रहा। तो वो फिर उसके बाद ना 3 सवारियाँ, हाँ वीज़ा, फिर उसको सवारियाँ 3 सवारियाँ मिली। अब वो 3 सवारियाँ भी, वो भी फिल्म है। अच्छा। अब यार बंदा नया होता है, दूसरे बंदा घबरा रहा था कि यार भाई पता नहीं क्या कर देंगे मेरे साथ, मतलब ना लूट ना लें, कुछ स्नैच ना कर लें, कोई किडनैप, कोई चक्कर। अब वो मिली, उन्हें भी नहीं इंग्लिश आती थी या उन्हें भी कोई खास इंग्लिश नहीं आती। वो थे बलोची। इधर पाकिस्तान के नहीं, वो केरमान उधर ईरान के अंदर बलोचिस्तान का एक इलाका है। अच्छा अच्छा। तो वो वहाँ के बलोची थे। अब वो ना अब अपनी ज़बान में कह रहे थे कि हम ना गाना बजाने वाले हैं। अब वो मुझे कहे तुझे गाना बजाना सिखाते हैं। मुझे बाद में जब मैंने वो सारी कन्वर्सेशन होगी, घर आ गया, जब बंदा अकेला था, फिर मैं सोचता कि वो रिकॉल करता है हर क्या कहना चाह रहे थे। हाँ, अब वो मुझे कहना चाह रहा था कि हम गाना तेरे लिए बजाते हैं। मतलब अब वो गाना बजाता तो बाद में मेरे से पैसे ही मांगने थे। हैं कहानी उनकी ये थी। अब वो घेरते हैं ना बंदों को, वहाँ बंदा किसी ना किसी तरीके से घेरने का चक्कर, और वो कहीं गाना बजाते टन टन टन। मैं उनको कहूँ मुझे 1 लाख हो जाता ला, नहीं वो मैं उनको नहीं करता रहा। वो फिर उसने कहा इसको ज़बान बोलनी आती, तो वो फिर मैंने उनके टैक्सी वाले ने मुझे अब वो मैं शराज पहुंचा। अब शराज की बाउंड्री पे मैं एंटर हुआ ना, तो मुझे कहता शराज आगे उतर जा इधर ही। अच्छा, मतलब जिस तरह वो लाहौर एंटर हुए ना, तो वो आपको टर्मिनल पे उतार, टोल प्लाजा पे उतार दे कि लाहौर आ गया। तो मुझे इस तरह के लाहौर आ गया। मैं कहा लाहौर मतलब शराज नहीं आया, मुझे अंदर जाके तार। कहता नहीं आ गया। मैंने मोबाइल निकाला, जीपीएस निकाला, मैं कहा नहीं मुझे इधर उतार, इधर। कहता इधर का मुझे रास्ता नहीं आता। बड़ी एडवेंचरस थी, बहुत आपको मजा आया होगा। तो आपने 18-20 दिन वहाँ पे गुजारे हैं, तो कल्चर के बारे में ज़रा बताइए कि वहाँ पे क्या ट्रेडिशंस क्या हैं उनकी, किस तरह रहते हैं, खाना पीना क्या है, उसमें खाना किस तरह का था उनका। अच्छा, खाने वाली तो यार खाना तो ना उनका खाना हमें पसंद आता ही नहीं। हम जो बरसगीर के जो रहने वाले हैं ना, इनकी पसंद एक ही है, ज़्यादा मसाले, ज़्यादा मिर्चें, मसाला भी एक, हाँ तीखा सा। एक मसाले में 10-10 मसाले एक सालने के अंदर आपने डालने ही डालने, ठीक है, हरी मिर्च, फलां मिर्च, हर तरह की। अब वहाँ वो खाते हैं बहुत फीके खाने। अच्छा, जो हमें पसंद ही नहीं आते, हमें जायका उनका आता ही नहीं मुंह के अंदर कि ये पता नहीं हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। तो वो खाने उनके कोई खास हमें पसंद नहीं है। तो उनके कबाब वहाँ पे नहीं मिलता था, पाकिस्तानी मिलते हैं लेकिन हर शहर में नहीं मिलते, और जब आप नहीं जाते तो आपको पता भी नहीं होता है कहाँ। तो वो तकरीबन 7-8 दिन तो मुझे पाकिस्तानी खाना वहाँ कहीं मिला ही नहीं। मैं वो अजीब उनके खाने खा के ना, तो मैं बेजायका, मेरा जायका खत्म हो गया था मुँह का, पता नहीं अपने जायके किस तरह के होते हैं। तो मैं 7-8 दिन बाद, जब कुम शहर है ना वहाँ का एक जो मतलब कि वो हॉलीस्ट प्लेस है दूसरी मस्जिद के बाद, क्योंकि वहाँ मज़ार हैं जो शिया के 8वें इमाम है ना, इमाम रज़ा, उनकी सिस्टर का वहाँ पे ना मज़ार है।
तो वहाँ पे मुझे एक पाकिस्तानी दोस्त मिला, उसने मुझे बताया, उसने फिर मुझे पाकिस्तानी बिरयानी खिलाई। तो वो जब मैं खाई ना, तो मैं क्या कुछ खाया है आज 8-10 दिन के बाद। तो खाने उनके इस तरह कुछ अजीबो-गरीबी खाने, जो वो एक खाना उनका वो बहुत बेजायका सा है, ना मीठा है, ना कड़वा है, ना अजीब सा जायका। तो खाने उनके ना हमें पता नहीं, जो उनके कबाब वगैरह ना, वो कबाब बस हल्के से अपने जो हम कहते हैं नॉन स्पाइसी खाने, कबाब उनके उस तरह के होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उनका है ना बिरयानी, बिरयानी यार वो ना जो मटन या बीफ होता है, मटन बीफ का कीमा वो लहदा रखा होता है उन्होंने, चावल साथ रहता है या साथ ना, उसको वो बिरयानी कहते हैं। और एक होता है अंडे का, और उसका ना मिक्सचर सा होता है, अंडा और वो मिक्स किया होता है कुछ अजीब सा। तो वो जो बिरयानी होती है ना, वो जो जायका होता है गोश्त का भी, तो वो भी हमें ना मसाले पूरे होते नहीं, भुना होता नहीं, वो कच्चा कच्चा था, हमें वो भी पसंद नहीं आता। वो इस तरह खाने उनके इस तरह के। जो उनका कल्चर है ना, कल्चर उनका यार 50% मुसलमान है, और जो 50% है ना, वो जैसे हमारे मुल्क में औरत मार्च वाले हैं ना, तो वहाँ पे भी ये सिस्टम है। वो कुछ लोग क्योंकि हिजाब के ऊपर पाबंदी, हाँ पाबंदी या कुछ वहाँ की है, मतलब ना पहने तो वो ना फाइन वगैरह करते हैं। अगर वो कहते हैं कि आपने ना जो इस्लाम ने जो कहा है ना, वो ही पहने। और कहीं बुरा मतलब इस्लामी लॉ के मुताबिक जो इस्लाम ने कह दिया कि यार पर्दा करना है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन वहाँ वो ये है कि वो फोर्स करते हैं। जबर नहीं है। हाँ, जबर इस्लाम के अंदर जबर नहीं है। तो वो जैसे हमारे मुस्लिम पाकिस्तान के अंदर है ना, वो हम नहीं किसी को कहते कि यार गाइडलाइन करते हैं, क्योंकि हमारे इमाम उलमा वगैरह हैं कि यार दीन हमारा ये कहता है, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म ये है, तो वो फोर्स नहीं करते। तो वो फिर जो दीन की तरफ खुद आता है ना, तो वो ज़्यादा अल्लाह की तरफ जाता है, तो जबर नहीं है उसका। तो उनके कल्चर इस तरह। बाकी वो कुछ उनकी हिस्ट्री, जो अगर फारसियों की पहली हिस्ट्री देखें ना, तो वो उनके जो मुसलमान वाली वो था नहीं। 1979 के अंदर वहाँ रेवोल्यूशन आया था, तो इमाम खुमैनी वो फिर मुसलमानों को, पहले उनका वो सारा अंग्रेज़ों काफिर वाला उनकी अपनी तहजीब थी फारसियों की, वो तो कल्चर उनका इस तरह था। ठीक है, तो ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस था? कि आप कोई जाना चाह रहा हो ईरान, तो उसको क्या गाइडलाइन देंगे, जो आपने गलतियाँ की हैं वो ना करे, और वो जो जगह बता दें यार जो उनके मेन बड़े बड़े शहर है ना, वहाँ तो जाना चाहिए घूमने। ईरान महफूज है। अगर अब ये कहो ना कि ईरान महफूज नहीं है, ईरान महफूज है, ट्रैवल के लिए जा सकते हो, लेकिन आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है, एक्टिव रहना ना। आप दूसरे मुल्क जा रहे हो, आप अपने मुल्क के अंदर भी एक शहर दूसरे शहर जाते हो, तो लोगों की और तरह के होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे, हर तरह के लोग मिलते हैं। लेकिन ईरान के अंदर अच्छे लोग हैं, आपकी मदद भी करते हैं। आपको अगर वो उनको अपने घर रखाना पड़े, तो आपको घर भी अपनी जगह भी देते हैं फ्री के अंदर। हाँ, मतलब वो होता है ना, तो आपको मैशाना भी करते हैं, और हॉस्पिटैलिटी भी उनके अंदर है। तो अगर कोई मतलब जाना चाह रहा है, तो वो ख्याल रखे टैक्सी वाले, क्योंकि वो बहुत होशियार, वो तकरीबन हर मुल्क के अंदर ही वो ना वो होशियार लोग होते हैं टैक्सी वाले, ठीक है। और अगर आप कहीं खाने पीने जा रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट को वो हर चीज़ का रेट ज़्यादा ही बताते हैं। जो कारोबार के अंदर है ना, वो कहते हैं कि यार टूरिस्ट आया है, इसको ज़्यादा ही बता देंगे, ये देगा क्योंकि ये आया है घूमने के लिए। तो आपने कहीं पे भी जाना, तो आपने 2-3 जगह पे फिर के रेट शीट लेना है, उसके बाद आपने करना है, ठीक है। और बस इस तरह ही ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब और कुछ मतलब कि महफूज है, वो महफूज है और सब ठीक है वहाँ। मतलब ऐसा कुछ वो जो हमें मीडिया में दिखाया जाता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे। यार वहाँ पे आपने ज़्यादातर ख्याल रखना है कि जो पब्लिक एरियाज़ है ना, वहाँ पे आप मतलब वीडियो ना बनाओ। जहाँ पे जिस चीज़ के लिए मना किया गया उसका ख्याल रखो, और वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो। हाँ, और किसी को वीडियो में ला रहे हो, तो बगैर इजाज़त वीडियो के अंदर ना लेकर आओ। बाकी आप पुलिस का नंबर पास रखो। अगर आप कुछ भी आपको महसूस होता है, तो आप पुलिस को कॉल कर लो, तो पुलिस वहाँ पे क्विक आ जाती है आपकी हिफाजत के अंदर। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ईरान के अंदर। तो अभी हमने हारिस से पूछा है, उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई हैं, उनका किस तरह एक्सपीरियंस रहा है। तो अगर कोई ईरान जाना चाह रहा है, उसके लिए यही है कि जाएं, आप घूमें फिरें, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। अभी जिस तरह हारिस ने बताया, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख इतना खर्चा है, तो ये मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। और एट द एंड हम यही कहना चाहेंगे कि वो एक काट दे समय है, मैं तो चला दे। अच्छा, तो अभी हारिस से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने वहाँ पे ट्रैवल किया है, तो कोई ऐसी बात जो आप भूल ना पा रहे हो, जो आपको याद है, मतलब मेमोरेबल आपके रही हो, तो वो बता दें। इस तरह के 2-3 वाक़यात हैं जो मुझे याद हैं, जो बंदे को भूलते नहीं है। ऐसी है, वो स्टक हो गए हाँ दिमाग में, क्योंकि वो कुछ क्योंकि ना आपको या तो किसी का इखलाक क्लिक कर जाता है, बिल्कुल ऐसे, या किसी वक्त पे कोई आपकी ऐसी मदद कर देता है, वो आपको क्लिक कर जाती है, कुछ चीज़ें याद रह थी मेमोरी के अंदर। तो अब जिस तरह मैं सफ़र कर रहा था, तो एक तो मुझे बॉर्डर पे बंदा मिला, जिसने मेरी बॉर्डर क्रॉसिंग में, मतलब साथ होता है ना, एक बंदे का साथ हो जाता है, आप सपोर्ट सिस्टम हो जाता है, तो बहुत लोग मिले। उसके बाद फिर मुझे वहाँ पे इस्फहान शहर के अंदर, अब इस्फहान के अंदर भी, शराब 2-3 शहरों के अंदर ना, वहाँ पे जो हमें ये मेट्रो होती है ना, तो मेट्रो में उनका कार्ड चलता है, कैश पे नहीं चलता। तो वहाँ मुझे वहाँ मेट्रो के वहाँ इस्फहान के अंदर एक लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें टिकट ले देती हूँ, तो चलो आप ट्रैवल कर लो। वो अब मुझे जब मैं एंटर हो गया, तो उसके बाद ना, अब मैं वो थी लड़की, वो अब अपने कैबिन में, लड़कियों वाले कैबिन में जाके बैठ गई है।
अब मैं नया बंदा, मुझे क्या पता कि यहाँ कैबिन का क्या सिस्टम, मैं भी उसके पीछे आ गया। वाह। अच्छा मैं बैठ गया, वो ट्रेन चल गई, 1 स्टॉप गुजरा, 2 स्टॉप गुजरा, 3, अब मैं देखूं यार मेरे इधर भी लड़कियां बैठी, इधर भी औरतें बैठी, कोई खड़ी हैं औरतें, मैं अकेला मर्द बैठा हूँ और चक्कर कोई नहीं है, अच्छा। मैं बैठा हूँ। तो मैंने बंदे को बड़ा awkward सा हाँ feel हाँ होता है ना? अचानक मैं क्या पता नहीं क्या, पता नहीं मर्द ही नहीं है शहर के अंदर है। अच्छा। मैंने अचानक इधर देखा, मैंने ऐसे में अपने मैप की तरफ देख रहा हूँ कि यार अच्छा अगला स्टॉप ये वाला आने वाला है, तो मैं देखा उसके ऊपर लिखा है वुमेन्स ओनली। तो मैं कहा ये तो अच्छा। अकेले औरतों वाला है। मैंने अपनी साथ वाली को पूछा कि इज इट कैबिन फॉर वुमेन्स ओनली, हाँ। कहती उसको समझ नहीं आई, वो इंग्लिश नहीं बोलती। मैंने कहा नो इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, कहती नहीं मैं इंग्लिश नहीं आती। एक पास खड़ी थी उसको इंग्लिश आती, कहती मुझे बताओ क्या मसला हो गया इंग्लिश के अंदर, तो मैंने उसको बताया कि मैं गलती से वुमेन्स ओनली में आ गया, तो मुझे अच्छा। पता नहीं था। हाँ। कहती कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, सही, कह रहे सही। मैं थोड़ा लीव में आ गया, हाँ, पुलिस ही ना आ शुक्र जाए है, मुझे पुलिस पकड़ ही ने ना आ ले कि तू किधर आ गया। सही। तो इस तरह फिर लोगों ने हेल्प की, फिर जो मेरे जो इस शहर के अंदर फिर मुझे जिन्होंने मुझे ना शहर घुमाया वगैरह, तो उन्होंने मुझे खाना शाना खिलाया, सारा घुमाया, मुझे टाइम दिया। फिर वो ठीक है एक टाइम पीरियड गुजरता है, तो वो फिर उस शहर के अंदर मुझे एक ईरानी ने कहा कि यार तुम आज रात मेरे पास रुक जाओ। अच्छा। तो उसने मुझे अपने पास रुकवाया है। फिर उसके वो बाद आपके किस राउंड से वाकफियत हुई थी? यार हमारे ना जब ट्रैवल्स होते हैं, ट्रैवलर्स के लिए ऐप वगैरह होती है काउच सर्फिंग की तरह की, तो वहाँ अच्छा, लोग अच्छा। आपको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं कि हम्म। चलो हम आपके हेल्प आउट कर देंगे। तो वो फिर उसने मुझे रात स्टे कराया, आपने जगह वगैरह दी, उसके बाद गपशप हुई। तो अच्छा सफर के अंदर ना एक बड़ी मजेदार चीज है, आप ना नए नए लोगों को मिलते हो, आप उनका कल्चर समझते हो, आपको नया नॉलेज जानने को मिलता है। हाँ सफर के नए अंदर थॉट्स मिलते हैं, क्या उनकी चीजों के बारे में क्या राय है? क्या राय है, फिर आपका जो विजन है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। आप वो जो बड़े हमारे मिसाल देते हैं, आपने शायद पहले सुनी हो कि जो अगर एक मेंढक है जो एक कुएं के अंदर रहता है, ठीक है, और एक मेंढक है जो समुद्र के अंदर रहता है, जो कुएं वाला है ना उसकी सोच महदूद हो जाती है, वो एक ही सर्कल के अंदर घूम रहा है, तो उसको उसके अलावा कुछ नहीं, और वो समझता है कि यही सेफ सिटी है। इसके अलावा जब आप समुद्र में जाते हो आप देखते हो दुनिया के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो इस तरह जब एक मुल्क जाते हो या दूसरे मुल्क जाते हो, तीसरे मुल्क जाते हो, आप समझते हो कि यार दुनिया के अंदर ये कारोबार हो रहा है, ठीक है, लोग इस तरह से रह रहे हैं, लोग इस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, लोगों की सोच ये है, आपको नॉलेज मिलता है, आपको समझ आती है। फिर आप जब सफर के अंदर होते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप मतलब नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो तो आप कुछ सीखते नहीं। जो मुसलमान है ना वो अल्लाह की कुदरत को ज्यादा सीखता है, बिल्कुल ठीक है, वो मुसलमान देखता है कि यार मुझे इस चीज में यहाँ से अल्लाह की तरफ से मदद आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो वो सारी चीजें फिर लोगों से मिलते हैं, तो लोग आपको नई नई चीजें बताते हैं, अपने नॉलेज बताते हैं। फिर लोग जो एथियस्ट होते हैं उनकी समझ आती है कि वो किस तरह की सोच रख रहे हैं, वो कहते हैं पता नहीं खुदा है कि नहीं है, इस तरह की बातें फिर आपको पता लगती है। फिर बहुत सारी चीजें अच्छा, आप उस ऐप के बारे में हमें ज़रा बताएं जो जिसका आपने बताया था, क्योंकि ये बड़ी कारामद चीज़ है कि आप अगर किसी मुल्क में जा रहे हैं तो उन लोगों के साथ पहले आप ताल्लुकात बना लें ताकि आपको वहाँ पे जाके एटलीस्ट वो गाइड ही कर दें, गाइड कर दें कि यार इस तरह है, ये सूरत हाल है। वो ऐप्स होती है, काउच सर्फिंग ऐप है। अच्छा। काउच सर्फिंग ऐप में सारे जो ट्रैवलर्स होते हैं ना, तो वो अपना बता देते हैं कि हम इस शहर हम इस मुल्क जा रहे हैं, ठीक है, और या वो कोई वहाँ पे आपको उस मुल्क के मिल जाते हैं, हाँ लोग मिल जाते हैं, हाँ मिल जाते हैं। जिस तरह अभी कुछ दिन पहले एक ईरानी औरत यहाँ पाकिस्तान आई हुई थी, तो मेरा अकाउंट है उसके ऊपर। अच्छा। तो वो आपको कभी कभार कहते हैं कि यार इस शहर आपके शहर के अंदर आए हैं या आपके पास वाले शहर के, तो हमें गाइडलाइन दे देना, क्योंकि आप नए शहर जाते हो आपको कुछ नहीं पता। नहीं बिल्कुल नहीं पता होता, क्योंकि मुझे पता है, तो मेरे दिमाग में यही है कि यार तुम्हें भी हर चीज पता होगी, लेकिन नहीं कुछ भी नहीं पता होता, आपको नहीं पता होता क्या मशहूर है, क्या खाना है, क्या पीना है। तो वो मैंने भी वहाँ लोगों को किया था, तो मुझे भी किसी ने कहा किया, क्योंकि आपको ऐसा लोग रिव्यूज देते हैं, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना। तो वो फिर मुझे यहाँ पे आया, फिर उसको मेरे पास लिमिटेड टाइम था, तो मैंने उसके अंदर कुछ चीजें घुमा दी। हाँ काउच सर्फिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये एक ट्रैवलिंग ऐप है। अच्छा उसका एक ईरान के अंदर बहुत अच्छी बात है जो हमारे मुल्क के अंदर नहीं है, मुझे नजर नहीं आई, पंजाब के अंदर खास तौर पे, वहाँ पे जब बस है ना, बस वो जब चलती है एक शहर से दूसरे शहर के लिए, उसने नमाज के वक्त पे हर जगह नमाज के टाइम पे रुकना है। अच्छा। सवाल जो ट्रेन है, ट्रेन ने आपके लिए रुकना ही रुकना है नमाज के वक्त, वरना यहाँ पे ट्रेन वगैरह नहीं रुकती, अपने स्टेशन पे रुकती। और उन्होंने ना वहाँ पे स्टेशन बनाए हैं, मतलब अगर ट्रेन चल पड़ी लाहौर से, तो लाहौर और शेखपुरा के बीच में मगरिब का टाइम हो जाता है, तो वो लाहौर और शेखपुरा के बीच में स्टेशन के अंदर उन्होंने एक मस्जिद बनाई हुई है। अच्छा। वो मस्जिद के अंदर वो रुकवा कर आपको वहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ाएंगे, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है वहाँ के अंदर। वहाँ ज़्यादा इस्लामिक कल्चर है, इस्लामिक लोग भी मिलते हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं दुनिया की हर जगह के अंदर। तो यार ये बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा है फिर ओवरऑल? हाँ बहुत मजा किया है, बहुत मजा किया, बहुत नई चीजें सीखी। बाकी हमने आपके व्लॉग्स तो देखे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ज्यादा गाइडलाइंस आ जाती है। बिल्कुल। तो ये हमारी पॉडकास्ट थी, इसमें हमने हारिस से जाना है कि किस तरह उनका सफ़र रहा है, उन्होंने क्या सीखा है, नए लोगों से मिले हैं। एट दी एंड वो वाली जो ऐप है, मैं आपसे कहूँगा कि वो लिंक आप उसका डाल देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगे बड़ी कारआमद है, क्योंकि आप जब नए शहर में जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो
एटलीस्ट अगर आपको अकोमोडेशन नहीं दे रहे हैं वो आपको बता ही दें कि यार ये हमारा इलाका है, हेल्प कर दें आपको, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह।